नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में और एक और उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में जो हमारा सप्ताह आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रत्याशी हैं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में ये बात अनोखी नहीं है कि जो बड़ी ताकतें हैं उनकी हस्तियां बदलती रहती हैं। उत्थान और पतन की कहानी बड़ी शक्तियों की, महाशक्तियों समेत काफी पुरानी है, नई नहीं है। राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स नामक पुस्तक जब से पॉल केनेडी ने छपाई थी तब से चर्चा होता रहा है। मगर हाल के वर्षों में जो अनोखा परिवर्तन देखने को मिलता है, पहले ये बदलते रिश्ते, बदलते शक्ति समीकरण, किसी महाशक्ति का हस्ती से पस्ती में बदलना कई दशकों के दौरान होता था। धीरे धीरे यह प्रक्रिया होती थी। कई बार दो ध्रुवों की जगह बहुध्रुवों की बात होती थी और महाशक्तियों की जगह कई ध्रुवों की बड़ी शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती थी। हाल के वर्षों में क्या हो रहा है कि ये घटनाक्रम बहुत तेज हो गया है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी की प्रगति के बारे में कहा जाता है कि उसका दूरबीनीकरण हुआ है, वो टेलीस्कोप होने लगी है, उसी तरह से यह प्रक्रिया किसी एक महाशक्ति के कमजोर होने की और दूसरी उदीयमान महाशक्ति के ताकतवर होकर आक्रामक रुख अपनाने की तेज होती गई है। पिछले कई हफ्तों में हम लोगों ने जब चर्चा किया है, विश्लेषण का प्रयास किया है, तो दो बातें सामने आई हैं कि नंबर एक महाशक्ति जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी, वो लगभग एकांतवास की ओर जा रही है, हस्तक्षेप की नीति से पलट रही है और जो उसका स्वाभाविक क्रिया क्षेत्र माना जाता था, जिम्मेदारी मानी जाती थी, उन सभी क्षेत्रों से, रण क्षेत्रों से वो एक तरह से रणछोड़ की मुद्रा में पलायन कर रही है। पलायन शायद शब्द कुछ लोगों को भारी लग सकता है, मगर हकीकत यह है कि चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया इराक हो, चाहे वो यूरोप में, पूर्वी यूरोप और पहले सोवियत संघ और सोवियत साम्राज्य का हिस्सा रही शक्तियों के साथ मुठभेड़ हो, यूरोपीय समुदाय के देशों की, या मुठभेड़ की मुद्रा हो या वैचारिक टकराव हो, उसमें अमेरिका का समर्थन आज उसके अटलांटिक भाईचारे के साझेदारों को उतना सहज सुलभ नहीं है जितना वो एक समय सोचते थे। ये प्रक्रिया शुरू ट्रंप ने की थी। ट्रंप की विदेश नीति जो थी वो बड़ी अप्रत्याशित हुआ करती थी। कभी वो बड़बोलेपन से हस्तक्षेप की बात करते थे, कभी उत्तरी कोरिया हो या पुतिन हो या चीन हो, उसके साथ कहते थे कि मैं ताकतवर व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि ताकतवर व्यक्तियों के साथ राजनीति कैसे होता है, समझौते कैसे किए जाते हैं, मगर उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव बिल्कुल नहीं था। तब से लोगों को अपेक्षा और आशा ये थी कि जब बाइडेन आएंगे, जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ओबामा के कार्यकाल में जिन्हें सुदीर्घ अनुभव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है, वो इस असंतुलन को, इस अप्रत्याशित वातावरण को दूर करने की कोशिश करेंगे। मगर फिर एक सवाल उठता है, क्या जो नुकसान ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को हुआ था, या उसके पहले सिर्फ क्या उसका दोष ट्रंप को ही दिया जा सकता है? जो अमेरिका की हस्तक्षेप की नीति थी, सत्ता परिवर्तन की नीति थी, वो सीरिया हो, इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, क्या वो सफल रही है? क्या इतना बड़ा खर्च जो अमेरिका ने हस्तक्षेपकारी राजनयिक और विदेश नीति के क्रियान्वयन के लिए किया है, क्या उसका लाभ वास्तव में अमेरिका को हुआ है या उसके हितों को नुकसान ही हुआ है? अब इसके कई कारण हैं जिनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, इस बार भी करेंगे, आने वाले हफ्तों में भी करेंगे। मगर पूरे विश्लेषकों, विद्वानों और छात्रों का ध्यान जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के है, इस बात पर अटका रहा है पिछले कई सप्ताह से कि क्या अमेरिका निरंतर पीछे हटेगा, उसकी ये मुद्रा एकांतवास वाली रहेगी, और यदि वह ऐसा करता है तो क्या चीन अब अपने आक्रामक विस्तारवाद को दक्षिणी चीनी सागर में या हिंद महासागर में रोकेगा? प्रशांत क्षेत्र में इस मुठभेड़ के लक्षण कुछ कम होंगे, या इसको चीन अमेरिका की कमजोरी का लक्षण समझकर और भी आक्रामक रुख अपनाएगा? यह समस्या सिर्फ अमेरिका बनाम चीन की नहीं है। दोनों ही देश एक बड़ी सीमा तक कोरोना वैश्विक महामारी की चपेट में रहे हैं। दोनों देशों को अपनी आर्थिक मंदी से उबरने की जरूरत है। हाँ, चीन का दावा ये हमेशा रहा है, उसने इस कोरोना काल में भी आर्थिक प्रगति की दर थोड़ी कम जरूर हुई हो, जारी रखी है। मगर हाल में जिस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना चीन को करना पड़ा है, उसको देखते हुए फिर एक बार ये बात रेखांकित होती है कि आज जो भूमंडलीकरण के प्रारंभिक दौर में एक दूसरे के साथ अंतर्निर्भर व्यापार की कोशिश की गई थी, तो क्या यदि चीन इन प्राकृतिक आपदाओं में, जिसका सामना उसे आज तक नहीं करना पड़ा था इतने विराट पैमाने पर, उससे जूझता है, तो क्या उसका सैनिक विस्तारवाद, उसका उग्र राजनीति जारी रह सकता है? और जो अंतर्निर्भरता
अमेरिकी कंपनियों की चीन के साथ है। ट्रंप तक ये बात स्वीकार करते थे कि चीन से पूरी तरह डिसंगेज करना, अपने को विरक्त करना, अलग थलग करना कठिन है। ये समस्या और विकट है यूरोपीय यूनियन के देशों के लिए, भारत के लिए भी एक सीमा तक ये जटिल चुनौती है। तो क्या प्रभाव इस शक्ति संघर्ष का आज पड़ेगा, इस पर हम इस बार दृष्टिपात करेंगे। ये घटनाक्रम इसलिए समझना जरूरी हो गया है कि चर्चा हर हफ्ते भले इसकी हो, मगर आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए साफ स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या इसका दबाव है, किन अनिवार्यताओं के कारण अमेरिका पीछे हट रहा है और चीन आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में, मार्च के महीने में एंकरेज में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी अमेरिका के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच। इसमें कहा यह गया था कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे को काफ़ी खरी खरी सुनाई, मगर वो जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व होता है, मन की भड़ास निकालने के बाद एक ज़मीन तैयार हो रही है कि भविष्य में अधिक गंभीर मामलों में संवाद किया जा सके। अभी हाल पिछले हफ्ते अमेरिका के नंबर 2 सबसे वरिष्ठ जो राजनयिक हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन, वो यात्रा कर रही हैं चीन की। लगभग 50 साल बाद उस जयंती पर जब निक्सन और किसिंजर ने चीन में हाजिरी लगाई थी माओ के दरबार में और संबंधों का सामान्यीकरण शुरू हुआ था। तो क्या संभावना है वेंडी शर्मन और वांग यी की बातचीत से क्या संवाद फिर से शुरू हो पाएगा, जमी हुई बर्फ पिघलेगी? और अभी उससे कुछ ही पहले जब G7 की बैठक में उच्च स्तरीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में खरे खरे चीन की आलोचना की थी राष्ट्रपति बाइडेन ने, मानवाधिकारों के उल्लंघन की, हांगकांग के जंतर मंतर के हनन की, वंशनाशक नरसंहार की जिंकियांग में, इन सारी बातों से बहुत परेशान था चीन। और भले चीन G7 का सदस्य नहीं है, मगर उसने बाहर से कहा था कि सारे देशों को इस तरह के भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए और किसी एक देश की घेराबंदी नहीं करनी चाहिए। बाइडेन ने यह भी उल्लेख किया था इस भाषण में कि लोगों को नियमबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आचरण का समर्थन करना चाहिए, मगर नियम किसके, आचरण संहिता कौन बनाएगा, ये चीन का हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। अंत में एक छोटी बात और इस बार ध्यान में रखने की है कि यह रस्साकशी सिर्फ बड़े देशों की, महाशक्तियों की, नंबर 1 बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले देश की नहीं हो रही है। एक छोटा सा देश है इजराइल, जिसकी हस्ती न आकार में, न भौगोलिक आकार में, न जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ी है और जो एक विस्फोट की स्थिति पैदा करते रहा है मध्य पूर्व की राजनीति में, उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका जो प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है, लगता है कि एक छोटे देश की भी कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका इस अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों की काल में हो सकती है। इसका उदाहरण इजराइल है, जहां से निर्यात होता है बड़े पैमाने पर हथियारों का दुनिया के कई देशों को। भारत लगभग $2.25 अरब का सैनिक साज सामान इजराइल से खरीदता है, जिनमें उस जासूसी के परिष्कृत टेक्नोलॉजी के उपकरण भी हैं, जैसे पेगासस, जिसको लेकर एक भूचाल दुनिया के 40-45 देशों में आया है, जहां इजरायली सरकार की रजामंदी से एक इजरायली कंपनी ने इसका निर्यात किया था, जिसको कहने को आतंकवाद के प्रतिरोध के लिए खरीदा जाता है, मगर जिसका प्रयोग किया जाता रहा है सारे तानाशाह शासकों द्वारा या तानाशाही मिजाज वाले जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित शासकों के द्वारा भी अपने विरोधियों को चुप करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है और इस बार जो हम चर्चा करेंगे ये आपको भविष्य में जो भी घटनाक्रम होगा उसको अच्छी तरह समझने में सहायक होगी। हमारे लिए यह समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की शक्ति का ह्रास क्यों हो रहा है। क्या इसके लिए एक थकी हारी मानसिकता ही जिम्मेदार है या वास्तव में जो उसके शक्ति के स्रोत हैं वो सूखने लगे हैं। लोगों का ध्यान अटका रहा है अफगानिस्तान की ओर, जहां से अमेरिका रणछोड़ वाली मुद्रा में तत्काल घर लौट रहा है नाटकीय तरह से, ये बात स्वीकार करके कि 20 वर्ष लंबा युद्ध असफल रहा है, खरबों डॉलर का खर्च बेकार गया है। मगर क्या अफगानिस्तान ही इस हार की मानसिकता के लिए, ये पलायनवादी एकांतवास को प्रेरित करने के लिए काफ़ी है? हमारी समझ में यदि आप इधर उधर अफगानिस्तान से इतर भी दृष्टिपात करें तो हमें लगेगा कि अमेरिका ने लगभग जहाँ जहाँ हस्तक्षेप किया था, जहाँ जहाँ एक पक्षी उसने हस्तक्षेप से सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया था, वहाँ वह क्रमशः असफल साबित होता रहा है। ये शुरुआत इराक से हुई, मगर सद्दाम को गद्दी से हटाने के बाद
कहीं कभी भी वहाँ कोई स्थिरता नहीं आ सकी। एक तरह का भ्रष्ट आचरण अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, उपराष्ट्रपति हों, उन लोगों ने किया, जिनके परिचितों ने, जिनके समर्थकों ने, जिनकी समर्थक कंपनियों ने ठेके बड़े पैमाने पर इराक पर हासिल किए, वहाँ की तेल संपदा का दोहन किया, मगर इसका कोई लाभ इराक की जनता को नहीं हो पाया। उन्हें न शांति मिली, न सुव्यवस्था मिली, न स्थिरता मिली। एकमात्र नतीजा ये हुआ कि वहाँ छोटे छोटे मिलिशिया गृह युद्ध के कगार तक पहुंचे और आपस में लड़ने लगे। थोड़े समय के लिए अमेरिका की वहाँ मौजूदगी सार्थक रही, क्योंकि ऐसा लगता था कि जो इस्लामी खिलाफत है, यदि वो कब्जा करेगी तो वो सद्दाम के जो उत्तराधिकारी थे उनकी तुलना में कहीं अधिक भयावह स्थिति होगी। तो अमेरिका की मौजूदगी लोगों को लगता था कि उन्हें एक सुरक्षा कवच दे रही है। मगर आज तक ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि न तो इराक के उत्तरी छोर में जो कुर्द हैं वो वहाँ से अपनी स्वायत्तता की मांग को छोड़ने को तैयार हैं, न तेल कूपों पर जो उनका अधिकार है उसको छोड़ने को तैयार हैं, और न जो शिया सुन्नियों के बीच में इराक में संघर्ष था वो समाप्त हो सका है। और अभी हाल पिछले दिनों भले ही इराक के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री खदमी का भव्य स्वागत व्हाइट हाउस में किया गया, और उन्होंने ये कहा कि हमें अमेरिकी लड़ाकू टुकड़ियों की ज़रूरत, कॉम्बैट ट्रूप्स की ज़रूरत आज इराक में नहीं है। मगर इसमें अनकही बात जो थी वो ये थी कि हमें लड़ाकू टुकड़ियों की ज़रूरत नहीं है, कॉम्बैट ट्रूप्स की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें अमेरिकी सैनिक साज सामान, समर्थन और हमारी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए अमेरिकियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अमेरिकी कब तक आज अब वहाँ ये मौजूदगी रखेंगे? जहाँ उन्होंने जितने बड़े पैमाने पे अपनी मौजूदगी तैनाती की थी सिपाहियों की, यदि वहाँ से वो अचानक नाटकीय ढंग से, अप्रत्याशित ढंग से अफगानिस्तान से हटने को विवश हुए हैं, तो ये सोचने का कोई कारण नहीं कि वो कोई बड़ी कीमत इराक में मौजूदगी की देंगे। लगभग यही स्थिति हमको सीरिया में देखने को मिलती है, जहाँ सीरिया के नेता असद, जिनके बारे में कहा जाता है वो लोकप्रिय नहीं है, वो तानाशाह हैं, उनके परिवार के लोग भ्रष्ट हैं, मगर ये सारी बातें सद्दाम के बारे में भी कही जाती थी। ये सारी बातें न केवल असद के बारे में बल्कि उनके पिताश्री के बारे में भी कही जाती रही हैं। मगर हकीकत ये है कि आज भी वैधानिक सरकार के नेता वही हैं और उन्हें बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। उनको समर्थन प्राप्त है रूस का, उनको समर्थन प्राप्त है ईरान का, उनको समर्थन प्राप्त है एक सीमा तक तुर्की का भी। कई ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं सीरिया में जो एक दूसरे से जिनके हित टकराते हैं, मगर सीरिया में उन्हें लगता है कि अमेरिकियों के जाने से जो शून्य पैदा होता है उसके भरने के लिए यदि वहाँ प्रवेश करते हैं तो रूसी वायुसेना का समर्थन उन्हें प्राप्त है। वहाँ भी जो अलग अलग मिलिशिया लड़ रहे हैं, उनके सेक्टेरियन मतभेद हैं, उनके सांप्रदायिक मतभेद हैं, उनके नस्लगत मतभेद हैं, मगर अपने अपने इलाकों में जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, आज वो सभी असद के खिलाफ हैं। ऐसा कहना भी बड़ा कठिन है, और ये कहना भी बड़ा कठिन है कि ये सब लोग असद के समर्थक भी हो सकते हैं। तो ये वहाँ जो समर्थन और विरोध है वो अपने स्थानीय नेता के साथ है, अपने जो प्रादेशिक पहचान है लोगों की उसके साथ है, अपनी कबायली पहचान के साथ है। गृह युद्ध वहाँ निरंतर जारी है, वो गृह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, और अमेरिका की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, खासकर स्वयं अमेरिका को। तो आज अमेरिका को ये नहीं लगता कि उसके हित मजबूर की राजनीति में भी सीरिया, इराक या लीबिया में भी है। लीबिया में वही स्थिति हुई थी जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो कद्दाफी के बाद क्या होगा इसका कोई आकलन अमेरिका ने नहीं किया। उनके राजदूत की हत्या वहाँ हो गई, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और वहाँ भी प्रवेश का मौका उन्होंने दिया कुछ इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों को, कुछ बागियों को, और रूस तक वहाँ हस्तक्षेपकारी मुद्रा में पहुँच गया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता, और जो हाल के दिनों में जिसका हमने विश्लेषण पिछले सर्वेक्षणों में किया है, जो सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास इजराइल के साथ किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रभाव सऊदी अरब और खाड़ी देशों में भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कम हुआ है। यमन का गृह युद्ध निरंतर जारी है, ईरान वहाँ के हौदी बागियों के जरिए आक्रमण करता रहा है सऊदी अरबी तेल संयंत्रों पर। तो कहीं ना कहीं हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस पूरे क्षेत्र में आज अमेरिका को लगता है उसके कोई प्राथमिक हित नहीं है, और उसका टकराव तेल की राजनीति में भी सऊदी अरब के तेल भंडार का अमेरिकी तेल भंडार से होता है,
और कहीं ना कहीं रूस की जो दिलचस्पी इस क्षेत्र में है वो उस तेल और गैस के भंडार में है जो साइबेरिया में उसके पास है, जिसके सीधे तार जुड़े हैं यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा के साथ। तो आखिर अमेरिका के संवेदनशील राष्ट्रीय हित हैं कहाँ? क्या वो यूरोप में है? वहाँ भी वो संभव नहीं है। ट्रंप तो साफ साफ ये कहते थे कि हमारे यूरोपीय साझेदारों को शीत युद्ध की तरह इसकी अब आशा नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा कि अमेरिका उनकी सुरक्षा का खर्च वहन करेगा। नाटो को उन्होंने हटाकर जर्मनी से पोलैंड की सीमा पर तैनात कर दिया था। इसके कारण जो दरार यूरोपीय समुदाय में पड़ी थी, लोगों को लगता था, और चीन निरंतर ये प्रचार करता रहा है राजनयिक की, और जिसमें एक कुछ बुनियादी तत्व भी हैं, क्या यूरोप की बड़ी ताकतों को अपने सारे हित अमेरिका के हितों के साथ परिभाषित करने चाहिए, या उन्हें चीन के साथ जो उनके उभयपक्षीय रिश्ते हैं वो आर्थिक हों, ऊर्जा सुरक्षा के हों, उनको ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिकी विदेश नीति के अनेक विशेषज्ञ विद्वानों का मानना है कि अमेरिका के प्राथमिक राष्ट्रीय हित, संवेदनशील सामरिक हित न तो मध्य पूर्व में है, न आज दक्षिण पूर्व एशिया में है, न दक्षिण एशिया में है, और न ही वो यूरोप में है, जहां उन्होंने नाटो टुकड़ियों को जर्मनी से हटाकर पोलैंड की सेना पर तैनात करने में कोई हिचक नहीं दिखाई है। उनको ब्रिटेन के साथ रिश्तों में उतनी दिलचस्पी नहीं रही है। ब्रेक्सिट के बाद वो उभयपक्षीय रिश्ते अपने यूरोपीय देशों के साथ रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, तो क्या अमेरिका दुनिया भर से पलायन कर एकांतवास इसलिए कर रहा है कि वो अपनी सारी शक्तियां और ऊर्जा केंद्रित कर सके अमेरिकी महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में कहा जाता है कि वह अमेरिका का आंगन है। प्रतिपादन समय किया गया था 19वीं सदी के पहले दशक में। तब ये कहा जाता था कि अमेरिका किसी और देश का हस्तक्षेप वहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर आज वहाँ क्या स्थिति है? क्या अमेरिका का पतन, अमेरिका की शक्ति का ह्रास वहाँ प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है? शुरुआत करिए मैक्सिको से, जहाँ राष्ट्रपति ओब्राडोर हैं, जो अपने आर्थिक संकट के कारण मजबूर थे कि अमेरिका के उपदेश आदेश जैसी सलाह को बीच बीच में मानते रहें, न चाहते हुए सर हिलाते रहें, और स्वीकार करें कि अमेरिका जो उनसे करने को कह रहा है एक सीमा तक समझौता अपनी नीतियों के साथ करें। मगर बुनियादी तौर पर वो समाजवादी रुझान के व्यक्ति हैं। अभी हाल में उन्होंने एक भाषण दिया था जो बड़ा मशहूर भाषण रहा, जिसकी बड़ी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी क्यूबा जो है वो साम्राज्यवादी प्रतिरोध की एक बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करता है, और इसको एक मानवता के विरासत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। आमतौर पर यूनेस्को जो ह्यूमन हेरिटेज बनाती है वो कुछ नगर होते हैं, कुछ स्मारक होते हैं, मगर भाव विह्वल ओब्राडोर का कहना था कि कास्ट्रो की विरासत जो है कि जितने लंबे समय तक, दशकों तक अमेरिकी सैनिक शक्ति और साम्राज्यवाद प्रतिबंधों, घेराबंदी का सामना उसने किया है, उसको देखते हुए हमें उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और उसको समर्थन देना चाहिए। और उसके पहले जो ओबामा ने ये आश्वासन दिया था कि ये प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए, क्यूबा के साथ अमेरिका के संबंध सामान्य होने चाहिए, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वहाँ की जीविकोपार्जन के साधन बढ़ाने में अमेरिका को मदद करनी चाहिए, उसकी मजबूरी अमेरिका को समझनी चाहिए, ताकि क्रमशः अपनी समाजवादी मानसिकता से विमुख होकर वो लोग पूंजीवादी विकास की ओर, जनतंत्र की ओर आ सकें। ये आशा निर्मूल साबित हो गई जब ट्रंप ने इन नीतियों को पलट दिया, और जब बाइडेन भी आए वापस निर्वाचित होकर राष्ट्रपति के रूप में, तो उन्होंने कोई प्रयास ऐसा नहीं किया कि ये प्रतिबंध हटाए जा सके। दुर्भाग्य से ये प्रतिबंध बुरी तरह पंगु बनाते रहे हैं क्यूबा को। वहाँ आज भी जो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं राजधानी हवाना में, जो ये कहा जा रहा है कि ये तो आक्रोश है वहाँ की आम जनता का अपनी सरकार के प्रति, लोगों का ये भी कहना है कि ये प्रायोजित प्रदर्शन है, प्रायोजित आंदोलन है, अस्थिर करने के लिए क्यूबा की सरकार को, खासकर उस दौर में जब मानवीय आधार पर भी अगर आप देखें तो कोरोना संक्रमण के बाद वैक्सीन हो, उपचार की दवाइयाँ हो, ये साधन क्यूबा को नहीं प्राप्त हो रहे हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई इस प्रतिबंध के कारण, और मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर ने 2 जहाज भेजे खाद्यान्न के साथ, दवाइयों के साथ, वैक्सीन के साथ। वैक्सीन तो नहीं थी, उसमें सिरिंजें आदि थी जिनसे वैक्सीन टीकाकरण का काम आगे बढ़ सकता है। वैक्सीन का तो खुद आविष्कार करने का दावा क्यूबा के वैज्ञानिक करते हैं। कुल मिलाकर मैक्सिको और क्यूबा के बीच में एक समाजवादी भाईचारा जो है वो फिर से मुखर होने लगा है। मैक्सिको से आने वाले शरणार्थियों को बाहर रखने के लिए ट्रंप के काल में जिस दीवार की बात हो रही थी, उस महान दीवार की बात तो आज नहीं होती है, मगर एक निराशा मैक्सिको के लोगों को इस बात से भी है कि कमला हैरिस ने जब हाल में दौरा किया दक्षिणी अमेरिकी देशों का, तो ये बात स्पष्ट कर दी कि दक्षिण
अमेरिकी देश ये कल्पना करें कि जो आश्वासन बाइडेन ने अपने चुनाव अभियान के दौरान दिए थे कि उनका नज़रिया शरणार्थियों के प्रति, खासकर किशोरों के प्रति, अपने अभिभावकों से बिछड़े शरणार्थियों के प्रति होगा, वो नरम रहेगा। आज उन्होंने कह दिया कि अमेरिका ये बोझ नहीं स्वीकार कर सकता है और मेक्सिको को स्वयं भी बंदोबस्त करना चाहिए कि उसके रास्ते से जो इक्वाडोर के, कोलंबिया के और अन्य शरणार्थी आते हैं, निकारागुआ आदि के, जिनके साथ मादक द्रव्यों के तस्कर आते हैं, सामाजिक तत्व आते हैं, संगठित अपराधी उनका उपयोग करते हैं, उन पर रोकथाम लगाई जा सके। तो ये एक तरह से निराशा बाइडेन की दक्षिण अमेरिका नीति के प्रति भी कई जगह उपजी है। अब 3 बड़े देशों को लीजिए इस क्षेत्र के, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली। तो अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनके तेवर भी कमोबेश स्वाधीनता के हैं, स्वायत्ता के हैं और समाजवादी तेवर वाले हैं। उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बुरी स्थिति की चपेट में है। तो जो अमेरिका के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो वहाँ बड़े पैमाने पर पूर्व नाजी नागरिक नेता आकर बसे थे, उनको लेकर तनावग्रस्त रही है। वहाँ के जो अधिनायक जैसे नेता पेरोन थे, उनकी ताकत, उनके करिश्माई व्यक्तित्व से अमेरिका घबराया रहा था, उसको संतुलित करने के प्रयास में रहता था। ये सारी बातें पुरानी हुई। मगर ब्राज़ील में जो सबसे बड़ा देश इस महाद्वीप का है, बोल्सोनारो नाम के जो राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका के समर्थक हैं। वो ट्रंप की तरह कोरोना वैश्विक महामारी का माहौल उड़ाते रहते थे। खुद कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं तानाशाही के, भ्रष्टाचारी भाई भतीजावाद के, संविधान को ध्वस्त करने के, और उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं उनके विधि मंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनकी सेना के बड़े बड़े जनरल, न्यायालय के न्यायमूर्ति। ये सारी बातों को नज़रअंदाज कर अमेरिका को लगता है जब तक बोल्सोनारो वहाँ हैं तो कम से कम एक बड़े देश का समर्थन उन्हें प्राप्त है। अमेरिका के नीति निर्धारक इस बात को भूल जा रहे हैं कि जो बोल्सोनारो के प्रति लोगों के मन में आक्रोश है, खासकर उनकी असफलता के कारण काबू पाने पर कोरोना वैश्विक महामारी पर, उसके कारण अमेरिका के प्रति भी धीरे धीरे वो आक्रोश बढ़ रहा है कि यदि अमेरिका का समर्थन न हो तो बोल्सोनारो बचे नहीं रह सकते हैं। एक पक्ष और है कि बोल्सोनारो ने अमेज़न के वर्षावनों की जितनी बड़ी तबाही होने दी है, उद्योगपतियों को वहाँ घुसाकर, रिहायशी मकान बनवाकर, ज़मीन का स्वामित्व जो आदिवासी थे जो उनके संरक्षित प्रदेश से उनसे हटाकर, तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ बहुत शुभ संकेत नहीं देती हैं भविष्य के बारे में। अमेरिकी कंपनियों को अमेरिकी हितों का हमें अक्सर पूरा सन्निपात माना जाता है अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ। वो खनिजों की खुदाई कर रही हों, वो वर्षावनों की कटान कर रही हों, वो वहाँ तेल का अन्वेषण कर रही हों, मगर कुल मिलाकर जो नतीजा आज सामने आया है कि अमेरिका आज इस स्थिति में भी नहीं है कि वो ब्राज़ील में जनाक्रोश से बचाने में बोल्सोनारो को समर्थ होगा। और चिली के नागरिकों ने तो स्वयं एक नए संविधान को लिखने की सूत्रपात कर दिया है। और जो अयानदे के विस्थापित होने के बाद पिनोशो के लंबे कार्यकाल में अमेरिका को लगता था कि कम से कम एक देश उसकी जेब में है, ये कोई भी स्थिति आज उस तरह से निरापद नहीं समझी जा सकती है। और देशों को आप दें, वेनेजुएला नाम का एक देश है जो कभी तेल का निर्यात करता था और कमोबेश दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में खुशहाल था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जो देश तेल का निर्यातक था, वहाँ के नागरिक लंबी कतारें लगाकर महंगा तेल खरीद रहे हैं। खाद्यान्न का अभाव है, दवाइयों का अभाव है, मुद्रास्फीति बेशुमार है। और वेनेजुएला को इस संकट से उबरने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, अमेरिकी घेराबंदी के बावजूद तेल का निर्यात करना पड़ रहा है। लगभग संप्रभु सरकार होने के बावजूद अवैध तरीके से, कभी ईरानी टैंकर से, कभी चीन की मदद से। और जो संपत्ति वेनेजुएला की विदेशी बैंकों में थी, जैसे इंग्लैंड में, उसको उन्होंने उनके विरोधियों को देने का प्रयत्न किया है, क्योंकि मादुरो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका की आंखों की किरकिरी हैं। उनके जो हारे हुए प्रतिद्वंदी थे राष्ट्रपति चुनाव के, उनको उनके मुकाबले खड़ा करने की कोशिश अमेरिका ने कभी छोड़ी नहीं है। जो भाड़े के डट्टू मर्सिनरी सैनिक कहलाते हैं, उनके जरिए बगावत का वहाँ प्रयत्न किया गया है, तख्ता पलट का प्रयास किया गया है, मगर कोई भी सफलता उन्हें इस बात में नहीं मिली है। भले ही मादुरो तानाशाही हों, मगर उनके समाजवादी तेवर बरकरार हैं और अमेरिका का उनका विरोध भी बरकरार है। तो अमेरिका की शक्ति की सीमाएँ घटनाक्रम को प्रभावित करने में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के छोटे छोटे देशों में, चाहे वो पेरू ही क्यों ना हो, कि पेरू में फुजिमोरी जो दक्षिणपंथी उम्मीदवार थी वो हार गई और वहाँ भी एक समाजवादी रुझान के जो प्रतिपक्षी थे वो चुनाव जीत गए। बिल्कुल एक कांटी की टक्कर थी, 50.5% और 49.5% वाली। देश दो फाड़ है, मगर
पेरू में भी चीन को अपने पैर पसारने के मौके मिल गए हैं। चीन प्रशांत महासागर के रास्ते वहाँ तक पहुँचता है और वो उसकी मौजूदगी वहाँ है। चीन का वही तर्क है कि वो वन बेल्ट वन रोड और वो उसकी वो जो योजना है बड़े पैमाने पर अरबों खरबों डॉलर लोगों को ऋण देने की, वहाँ संरचनात्मक परियोजनाओं को संपन्न कराने की, भले ही इससे उधार का बोझ इन देशों पर पड़ता है, मगर जो शून्य अमेरिका की अनुपस्थिति से वहाँ है उसका फ़ायदा चीन उठाता रहा है। अब यही स्थिति है जो निकारागुआ हो, इक्वाडोर हो, अल सल्वाडोर हो, यहाँ के लोग जो मादक द्रव्यों की तस्करी भी करते हैं, मैक्सिको के जरिए अमेरिका पहुंचते हैं, उनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो वो मैक्सिको हो, क्यूबा हो और हाइटी में जब हुआ तो हाइटी के लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति की हत्या के बाद हम चाहते हैं कि अस्थिरता हो रही है, यहाँ अमेरिका हस्तक्षेप करे। और अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारी कोई दिलचस्पी यहाँ हस्तक्षेप करने की नहीं है, हम नहीं करेंगे। शायद ये निर्णय दूरदर्शी दृष्टि से बहुत तर्कसंगत था, मगर इससे एक असमर्थता अमेरिका की घटनाक्रम को प्रभावित करने की दक्षिण अमेरिकी अपने आंगन में, अहाते में भी दुनिया के सामने झलक रही है। यही स्थिति उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा के साथ है कि कनाडा खुद घिरा हुआ है एक नस्लवादी विवाद के साथ कि जो आदिवासी वहाँ के थे उनके बच्चों को उनके अभिभावकों से छीन कर, लूट कर एक तरह से कैथोलिक विद्यालयों में पढ़ने को छात्रावासों में रखा गया था, जहाँ सैकड़ों की संख्या में उनकी लगभग हत्या ही उसे कहा जा सकता है, मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और फिर उनको अनजान अनाम कब्रों में दफन कर दिया गया। और ये संख्या रोज़ नए नए इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, बढ़ती जा रही है। और कनाडा का जो प्रयास रहा है, जिसका चर्चा हमने पिछली बार भी आपके साथ सर्वेक्षणों में किया है, कि वो भले ही एक आदिवासी मूल के व्यक्ति को गवर्नर जनरल बना ले, भले ही वो कहें कि मैंने पोप से अनुरोध किया है, वो आकर कैथोलिक चर्च की गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, मगर ये सारी बातें कहने की हैं। जो गोरों का अपनी श्रेष्ठता का हट है, जो ईसाइयत बनाम दूसरे धर्मों के साथ टकराव है, जो अल्पसंख्यक और अश्वेतों या मिश्रित नस्ल के लोगों के साथ उनका आचरण है, ये एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। और अमेरिका की जनता जो स्वयं दो फाड़ है, वो चाहे गोरों की श्रेष्ठता हो, चाहे नस्लवादी वैमनस्य हो, चाहे ईसाइयत का कट्टरपन हो, चाहे अमीर और गरीब के बीच की बेहद दर्दनाक खाई हो, इसमें आज भी अमेरिका भी दो फाड़ है। वो सर्वोच्च न्यायालय हो, वो समलैंगिक विवाह हो, वो गर्भपात हो, वो आदिवासियों के अधिकार हो, आदिवासियों के अपराधों का अदालत में जो फैसला सुनाया जाना है वो स्थानीय प्रादेशिक जहाँ वो बहुसंख्यक हैं उसके आधार पर चलाया जाए, या जो संघीय व्यवस्था है उसके आदर्श पर, ये सारी चीज़ें। और वहाँ भी जो शक्ति का संतुलन है वो कंजर्वेटिव्स और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट के बीच में, जो कंजर्वेटिव और लिबरल घटक हैं उनके बीच में लगभग बराबर बटा है, जो सीनेट में 50-50 की स्थिति है। तो क्या ऐसे में जब अमेरिका कोरोना महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, अपने घर में सांप्रदायिक नस्लवादी हिंसा के विस्फोट से बचने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अस्त्र धारण करने का अधिकार हो या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जो नस्लवादी एक बार उफान फिर से आ रहा है कि उन मूर्तियों को तोड़िए जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान गुलामी का समर्थन करते थे, जिनमें बड़े बड़े वो जननायक भी हो सकते हैं जो अमेरिका की स्थापना के फाउंडिंग फादर्स, जनक कहे जाते हैं। इससे न कनाडा बच सकता है न अमेरिका बच सकता है। और जब तक अमेरिका और कनाडा उलझे रहते हैं अपनी समस्याओं में, तो ये जो मांग है कि अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट की कोई उपयोगिता नहीं रह गई, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश स्वतंत्र हैं अपनी स्वायत्त विदेश नीति चुनने के लिए, अपने साथी साझेदार चुनने के लिए, और चीन जब तक प्रवेश कर चुका है और आर्थिक विशेष क्षेत्र में, इस पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछलियाँ मार रहा है, और वो राष्ट्र छोटे ऐसे हैं जो न अमेरिका के समर्थन की आशा कर सकते हैं, न अपेक्षा कर सकते हैं, न उनको हाल फिलहाल कोई चिंता इस बात की है जो चीन उनको आर्थिक मदद दे रहा है, राजनीतिक समर्थन दे रहा है, बचा रहा है अमेरिका के आधिपत्य से, उसका विरोध वो करें। चीन अपने पैर पसार चुका है अंटार्कटिक क्षेत्र में, और ये समस्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने की वहाँ भी प्रकट हो सकती है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको देखते हुए हमें लगता है कि अमेरिकी शक्ति का ह्रास मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या यूरोपीय रण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। अपने घर में अहाते में, जिसको वो अपना क्षेत्र मानता है, स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र, वहाँ भी उसका प्रभाव घट रहा है। और निश्चित रूप से इस घटती हस्ती का प्रभाव जो उदीयमान महाशक्ति है उसकी महत्वाकांक्षाओं पर, उसके आचरण पर पड़ना स्वाभाविक है।
अमेरिकी शक्ति की ह्रास का सर्वेक्षण करने के बाद ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चीन के उत्थान की बात करें, और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी भी हैं और एक दूसरे से अलग समानांतर रेखाओं की तरह भी हैं, जो साथ साथ चलती हैं मगर एक दूसरे को काटती नहीं हैं। मगर आज ये लग रहा है कि ये समानांतर रेखाएं समानांतर नहीं रह गई हैं। ये ऐसी रेखाएं हैं जो एक ऐसे कोण में मिल रही हैं जो परस्पर एक दूसरे से टकराएंगी, विभाजित करेंगी। जैसे अमेरिकी मानसिकता रण छोड़ने की हुई है, वैसे वैसे चीन का उग्र आक्रामक विस्तारवाद बढ़ता चला गया है। चीन ने पहले जो भारत में लोगों को आशंका थी कि चीन का प्रयास यह है, भारत के गले में जहरीले मोतियों की माला पहना रहा है, चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है। वास्तव में चीन ने पिछले 10 साल में शी जिनपिंग के नेता बनने के बाद से ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि चीन को वो नंबर 1 विश्व शक्ति बनाकर ही मंच से अदृश्य होने वाले हैं। वो अपनी विरासत माओ के बराबर छोड़ के जाने वाले हैं। यदि माओ ने चीन में क्रांति को सफल कराया, डेंग शाओपिंग ने आर्थिक प्रगति की गति तेज की, तो शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा ये है कि वो चीन को उसके शताब्दी वर्ष में क्रांति के 2049 में विश्व की सर्वशक्तिमान शक्ति बनाकर ही छोड़ेंगे। सुपर पावर नंबर 1, परम शक्ति, चरम शक्ति। आज के लक्षणों को देखकर ये लगता है कि चीन भले ही आज नंबर 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, और भले ही आज भी कोरोना की चपेट में आने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था की प्रगति दर कम हुई है, मगर अमेरिका की तुलना में वो आज भी तेज है। और यदि अमेरिका एक पतनोन्मुख ह्रास होती हुई आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति है, तो चीन को वो मौका मिल रहा है शून्य रिक्त भरने का। और चीन की जो 1 बेल्ट 1 रोड महत्वाकांक्षा है, उसकी कोई भी कीमत चुकाने को चीन तैयार है। कई लोगों को लगता था कि चीन इसके कारण खुद दिवालिया हो जाएगा, मगर इसके कोई लक्षण आज तक नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ आलोचक ये भी कहते थे कि चीन की इस नीति के कारण चीन के प्रति आक्रोश बढ़ेगा उन देशों में जहां के भ्रष्ट नेताओं ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में साझेदारी स्वीकार तो की है, मगर अपनी संप्रभुता में कुछ संकुचन, कुछ कटौती भी स्वीकार किया है। धीरे धीरे चीन इनको अपने उधार में दबा देगा, उनकी जमीन को लीज पट्टों पर ले लेगा, उनकी खनिज संपदा का दोहन करेगा, उनको बधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल करेगा, अपनी ऊर्जा जरूरतें, खाद्यान्नों की जरूरतें वहां पूरी करेगा, और एक तरह का नया चीनी साम्राज्य अफ्रीका में स्थापित हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित हो जाएगा। ये बात आसियान देशों पर भी लागू होती है। और यदि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आंकड़े देखें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए भी चीन का जो आर्थिक साझेदारी का महत्व था वो तात्कालिक रूप से थोड़ा असंतुलित हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पश्चिमी देशों के साथ समर्थन में चीन की आलोचना की थी वैश्विक महामारी के लिए उसकी जिम्मेदारी के बारे में, और चीन ने नाराज होकर उसके साथ कुछ प्रतिबंध उसके किए जाने वाले सामान के आयात पर लगाए थे। मगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्थिति को अगर आप देखें तो उनके लिए चीन के मुकाबले किसी और देश को अपना ग्राहक बनाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि जिस तरह की सामग्री का निर्यात वो चीन को करते थे वो इस्लामी इंडोनेशिया जैसे देश को नहीं कर सकते हैं। वो चाहे वाइन हो, चाहे वो सुअर के मांस से बने पदार्थ हो, या सुअरों के पोषण के लिए जो चारा भेजा जाता था वो हो, ये सारी चीज़ें अब बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं हो सकती हैं। और जो स्थिति भू राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया की है, ये कल्पना करना बड़ा कठिन है कि उसके पश्चिमी देशों में जो साझेदार उसके संधि मित्र हैं वो इसकी भरपाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि बड़े पैमाने पर जो चीनी छात्र, चीनी मूल के नागरिक ऑस्ट्रेलिया में हैं, जिनके राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता ऑस्ट्रेलिया में होने लगी है, मगर उसके साथ ही जो भांडाफोड़ हुए हैं उसमें ये बात भी सामने आई है कि ऑस्ट्रेलियाई नेता भी उससे बेखबर नहीं थे। उन्होंने वो मेहमान नवाजी स्वीकार की है चीन की, और इस सब का दोष सिर्फ चीन को देना शायद नाजायज़ भी कहा जा सकता है। इसी तरह आसियान देशों की निर्भरता जो चीन पर है अपने व्यापार के लिए, उसकी दिशा और उसका पैमाना भी शायद अचानक बदला नहीं जा सकता। जो ट्रंप कहते थे कि अमेरिका के लिए चीन से डिसंगेज होना, थलग होना, विरक्त होना कठिन है, वो बात और देशों पर भी लागू होती है। भारत स्वयं जिसका कभी एक समय चीन सबसे बड़ा उभय पक्षी देश था, जो साझेदार था, आज भले ही वो फिर स्थिति थोड़ी बदली हो, मगर बहुत बड़े पैमाने पर हम निर्भर हैं अपने आर्थिक विकास के लिए उन माध्यमिक उत्पादों से के ऊपर जिनका आयात चीन से होता था। वो हुएवी की टेक्नोलॉजी हो, वो वैक्सीन निर्माण के लिए उपकरण हो, वो चिकित्सा के संसाधन हो, वो दवाई
दवाइयों के लिए बनने वाले प्राथमिक सामग्री की वहाँ चीन से आयात होता हो, इसको पलक झपकते हम अलग नहीं कर सकते। यही व्यवस्था यूरोपीय देशों की, फ्रांस और जर्मनी जैसी भी है। अब जो एकमात्र आशा बची रहती है लोगों के मन में वो ये है कि चीन के तेवर कितने ही मुठभेड़ वाले क्यों न हो, उनके आक्रामक तेवर सबसे पहले अमेरिका के लिए हैं। जैसा उन्होंने कहा एक बार कि अगर जिस समय G7 की बैठक में चीन की भर्त्सना, आलोचना, मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए, जनतंत्र के हनन के लिए और आक्रामक व्यवहार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए, अनदेखी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने की, तो उन्होंने कहा कि किसी भी देश को ये अधिकार नहीं कि वो दूसरे देश को शत्रु के रूप में पहचान करे, उसकी घेराबंदी करे। और किन नियमों, किस अंतर्राष्ट्रीय कानून की आप बात कर रहे हैं, इनको तो पश्चिमी देशों ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया है। दोहरे मानदंडों की तरह इनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मानवाधिकार हो, चाहे वो जनतंत्र हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून हो। इस तर्क में काफी हद तक दम है और अमेरिका कुछ भी कहे, चीन निरंतर एक सैद्धांतिक स्थिति इसके बारे में लेता रहा है। अब अमेरिका की ये मान्यता है कि टकराव के बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां चीन के साथ सहकार हो सकता है। तो अभी हाल हमने उल्लेख किया कि जो वेंडी शर्मन गई हैं चीन में बातचीत करने के लिए वांग यी के साथ कि किन मामलों में सहकार हो सकता है, वो मौसम बदलाव की राजनीति हो, और जिसकी चपेट में आज चीन भी है। भयंकर बाढ़ वहाँ आई है, 1000 लोग मर रहे हैं, आर्थिक नुकसान हो रहा है। मगर चीन की मनोवृत्ति, मानसिकता हमेशा यह रही है कि 1.5 अरब आबादी वाला यह देश कई लाख हताहत जनता को स्वीकार कर सकता है, आर्थिक खामियाजा भुगत सकता है। आंकड़े कभी वहां से पूरे प्रामाणिक प्रकट नहीं होते हैं और चीन शायद तब भी उस स्थिति में होगा कि वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की दौड़ के साथ, जो उसकी दौड़ है, उसमें अमेरिका को पछाड़ सके। हमारे लिए समस्या ये है कि हम चीन के साथ बैर भाव जो है नहीं सोच सकते कि निकट भविष्य में दूर होगा। नहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी सैनिक शक्ति, हमारी आर्थिक शक्ति चीन के मुकाबले की 10-15 वर्ष में हो सकती है। जो पहली जयंती हम मनाएंगे वो अगले वर्ष भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे होंगे, और हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह और चीनी क्रांति की शताब्दी, इन दोनों के बीच में जो लगभग फासला है वो इतना बड़ा होगा, 20-25 वर्ष का कल वक्फा, जिसमें हम शायद चीन को पकड़ न पाए इस दौड़ में। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हताश हो जाएं, हम निराश हो जाएं, हम समझें कि हम तो दोनों दर्जे की शक्ति हैं, मगर व्यावहारिकता, यथार्थपरकता इसी में है कि हम स्वीकार करें कि आज की राजनीति में जो शक्ति समीकरण बदल रहे हैं, अमेरिका के ह्रास और चीन के उत्थान का जो प्रभाव भारत पर पड़ेगा वो निश्चय बहुत भारत के हितों के अनुकूल नहीं हो सकता। हमें इसके संदर्भ में अपने पड़ोसियों के साथ, अपने स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया के गिने चुने देश हों, चाहे वो हिंद एशिया हो, या राष्ट्रकुल के देश हों, या अफ्रीका हो, हमारे साधन चीन की तुलना में बहुत सीमित हो सकते हैं। मगर यही चुनौती है, क्या हम अपनी सौम्य शक्ति से प्रभावित कर सकते हैं घटनाक्रम को? क्या हम रूस के साथ अपने संबंधों को फिर प्रगाढ़ करने की कोशिश कर सकते हैं? इजराइल के साथ जो हमारे संबंध हैं, क्या उनका कुछ लाभ हम उठा सकते हैं? मगर हम ये न भूलें कि इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारने की जो प्रक्रिया मोदी जी की इजराइल यात्रा से शुरू हुई थी और निरंतर तेज गति में है, वो कहीं न कहीं हमारे पड़ोस में एक ऐसे सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे सकती है जिसमें भारत की पहचान एक इस्लाम विरोधी देश के रूप में बने, और अमेरिकी दबाव में जो ईरान के साथ हमारे संबंध थोड़े तनावग्रस्त हुए थे, उनमें और बिगाड़ आ सकता है। चीन के लिए संभव है, वो जितनी दैत्याकार उसकी सैनिक शक्ति है, कि वो सिंकियांग हो या हांगकांग हो या तिब्बत हो, अपनी मनमौजी मनमाफिक आचरण कर सकता है। मगर क्या भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश है, संघीय जनतंत्र है, क्या हम भी उस तरह का आचरण कर सकते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, सामरिक हितों की रक्षा के लिए, अपने हर सामरिक हित को, हर राष्ट्रीय हित को सैन्यीकरण का रूप देने के बाद? और क्या इसका प्रभाव हमारे जनतंत्र पर नुकसानदेह पड़ सकता है? ये हमारे लिए चिंताजनक विषय है। तो हमें छोटे देशों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इजराइल हो, मगर साथ ही साथ हमको ये बात ग्रहण करनी ही होगी, अनदेखी हम नहीं कर सकते, कि ये घटनाक्रम जो बड़ी शक्तियों का बदल रहा है वो हमारे हितों के अनुकूल नहीं है। यही जटिल चुनौती है, इसका सामना हमें करना है। बात समाप्त करने के पहले हम चाहते हैं कि एक बार आपको यह याद दिला दें
कि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और जिनके भविष्य में पड़ने वाले परिणामों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। हमने शुरू में ये बात कही थी कि बड़ी शक्तियों के उत्थान पतन की कहानी कोई नई नहीं है, काफी पुरानी है, मगर ऐतिहासिक दृष्टि से ये प्रक्रिया कई दशक तक चलती थी। महायुद्धों के बाद इसका सूत्रपात होता था और एक लंबे अंतराल के बाद ही स्थिति स्थिर होती थी। मगर आज जो कुछ हो रहा है वो इतनी तेज गति से हो रहा है कि वो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। जितनी तेजी से अमेरिका ने थक हार कर पलायन किया है ऐसे रण क्षेत्रों से जो कभी वो बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील समझता था, उस कारण जो मनोबल बढ़ा है चीन का और उसके आक्रामक तेवर और उग्र हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि भारत के राष्ट्रहित थोड़ा संकटग्रस्त हो रहे हैं। हमारे जो पारंपरिक आजमाए मित्र थे उनसे अमेरिका के साथ सामरिक रिश्तेदारी ने हमको थोड़ा विलग किया है। रूस हो, और जहाँ तक एक तरह का हमारी नीति में भी एक अंतर पड़ा है कि हमने इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती मानकर जिस तरह की नीतियों का निर्धारण किया है, उनका क्रियान्वयन किया है, उसके कारण हमारे पड़ोस में चाहे बांग्लादेश थोड़ा तनाव संबंधों में आया है और निकट भविष्य में इसमें थोड़े बिगाड़ की संभावना भी हो सकती है। ये सब हमें गंभीरता से देखना होगा। और चीन ने जिस तरह से अपनी मौजूदगी श्रीलंका में, नेपाल में बढ़ाई है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय हो सकती है। तो न केवल बड़ी शक्तियों पर हमें नजर रखनी है, चीन और चीन के उत्थान, अमेरिका के ह्रास पर, बल्कि इजराइल की उपयोगिता और इजराइल के कारण इस्लामी देशों के साथ हमारे संबंधों में जो जटिलता आ सकती है उसके बारे में भी। और अफ्रीका हो या दक्षिण पूर्व एशिया हो, मध्य एशिया हो, जिसे हम अपना स्वाभाविक सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, वो हमारे लिए कुछ चुनौतियां भविष्य में पेश कर सकता है। इन विषयों पर आप गंभीरता से सोचें, अपनी राय बनाएं। जो भी घटनाक्रम आने वाले हफ्तों में होगा वो निश्चित रूप से इस रस्साकशी से प्रभावित होगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।